गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत विभिन्न विवरणों में अंतर के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया। डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड इनकम स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट इत्यादि। उसी के बाद नेक्स्ट आता है रोकड़ प्रवाहों का वर्गीकरण। आज अपन अध्ययन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। लेखांकन मानक 3 संशोधित के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ अंतर्वाहों यानी कैश इनफ्लोज एवं कैश आउटफ्लोज को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट है परिचालन संबंधी क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। परिचालन क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह इस बात के मुख्य दिशा निर्देशक हैं कि उपक्रम ने किस सीमा तक व्यवसाय की संचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए, लाभांश चुकाने के लिए, ऋणों का पुनर्भुगतान करने के लिए तथा बिना बाहरी साधनों से वित्त प्राप्त किए गए नए विनियोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोकड़ प्रवाह उत्पन्न किए हैं। भावी परिचालन रोकड़ प्रवाह के पूर्वानुमान हेतु विगत अवधि के परिचालन रोकड़ प्रवाह की विशिष्ट मदों से संबंधित सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की राशि मूल रूप से उपक्रम की आगम उत्पन्न करने वाली मुख्य क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए परिचालन रोकड़ प्रवाह सामान्यतः उन घटनाओं एवं व्यवहारों का परिणाम है जो लाभ अथवा हानि के निर्धारण में काम आते हैं। परिचालन क्रियाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाहों के यानी कैश फ्लोज के मुख्य उदाहरण निम्न हैं। माल के विक्रय एवं सेवा प्रदान करने से प्राप्त रोकड़, अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन एवं अन्य आयगत नगद प्राप्तियां, माल एवं सेवाओं के पूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान की राशि, कर्मचारियों को उनकी ओर से भुगतान की राशि, बीमा उपक्रम की स्थिति में प्रीमियम दावों, वार्षिकी एवं अन्य लाभों के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान की राशि, आयकर का भुगतान एवं वापसी की राशि जब तक कि वे विशिष्ट वित्तीय एवं विनियोजन क्रिया से संबंधित न हो, तथा भावी ठेकों, अग्रिम अनुबंधों एवं विकल्प अनुबंधों से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान की राशि बशर्ते उपक्रम ठेका व्यवसाय में संलग्न हो। कुछ ऐसे व्यवहार जैसे संयंत्र के विक्रय से लाभ या हानि, जिसे शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में सम्मिलित कर लिया जाता है, इनके रोकड़ प्रवाह को विनियोजित क्रियाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाह में किया जाता है। यदि कोई उपक्रम व्यापारिक उद्देश्य से प्रतिभूतियां एवं ऋण को रखता है तो इस स्थिति में ये पुनर्विक्रय हेतु क्रय किए गए स्टॉक की भांति ही होते हैं। इसलिए ऐसे से होने वाली रोकड़ प्रवाह परिचालन संबंधी रोकड़ प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार वित्तीय उपक्रम द्वारा दिए गए नगद साख एवं ऋणों को परिचालन संबंधी क्रिया में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि उनका संबंध उपक्रम की आय उत्पादित करने वाली मुख्य क्रियाओं से होता है। सेकंड है विनियोजन संबंधी क्रियाएं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। विनियोजन संबंधी क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले कैश फ्लो का प्रकटीकरण पृथक रूप से करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य की आय एवं रोकड़ प्रवाहों को उत्पन्न करने के लिए साधनों पर किए गए व्यय की सीमा का रोकड़ प्रवाह प्रतिनिधित्व करते हैं।
विनियोजन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों के प्रमुख उदाहरण निम्न प्रकार से हैं। स्थायी संपत्तियों, जिसमें अदृश्य संपत्तियां भी होती हैं, को प्राप्त करने पर नगद भुगतान। इनमें शोध एवं विकास पर पूंजीगत व्यय एवं स्वयं द्वारा निर्मित स्थायी संपत्ति पर किए गए भुगतान भी सम्मिलित हैं। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि, जिसमें अमूर्त संपत्तियां भी सम्मिलित हैं। अन्य कंपनियों के अंशों, अधिपत्रों या ऋण पत्रों के क्रय एवं संयुक्त साहस में हित के लिए रोकड़ भुगतान, जिसमें व्यापारिक उद्देश्य से रखे गए नगद तुल्यों के लिए किए गए भुगतानों को छोड़कर। अन्य उपक्रमों के अंशों, ऋण पत्रों एवं संयुक्त साहस में हित के विक्रय से नगद प्राप्त राशि, जिसमें व्यापारिक उद्देश्य से रखे गए नगद तुल्यों से प्राप्ति को छोड़कर। तृतीय पक्षकारों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम, वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम के अतिरिक्त, यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा अगर कोई लोन या अग्रिम दिया है, उनको छोड़कर तृतीय पक्षकारों को दिए गए ऋण और अग्रिम इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। भविष्य में अनुबंधों, अग्रिम अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों एवं विनिमय अनुबंधों के लिए किया गया नगद भुगतान, यानी कि भविष्य में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है या कोई अग्रिम अनुबंध है, तो उनके लिए कोई भी अगर भुगतान किया गया है, कैश पेमेंट किया गया है, तो वो इस विनियोजन संबंधी क्रियाओं में आएगा। लेकिन इसमें व्यापारिक उद्देश्य के अनुबंधों के भुगतानों या वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत भुगतानों को छोड़कर, और भविष्य के अनुबंधों, अग्रिम अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों एवं विनिमय अनुबंधों से रोकड़ प्राप्तियां। इसके अंतर्गत व्यापारिक उद्देश्य के अनुबंधों से प्राप्तियों या वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों को छोड़कर बाकी सारे जो कैश रिसीव्ड हैं वो इस क्रिया के अंतर्गत आते हैं। थर्ड है वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाहों का पृथक रूप से प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी उपक्रम के पूंजी एवं ऋण प्रदान करने वालों को रोकड़ प्रवाह के पूर्वानुमान में सहायक होता है। वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न रोकड़ प्रवाहों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं, जैसे अंशों एवं इसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त नगद राशि, ऋण पत्र, बॉन्ड, नोट्स, ऋण एवं अन्य अल्प या दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त नगद राशि, उधार ली गई राशियों का नगद में पुनर्भुगतान, ब्याज व लाभांश का भुगतान। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं रोकड़ प्रवाह विवरण के वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं, और इसका 3 भागों में वर्गीकरण करके और ये जो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस, एक्टिविटीज हैं, उनके अकॉर्डिंग इन सारी कैश प्राप्तियां या कैश पेमेंट और इनको इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कि रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधी लेखा मानक 3 में क्या संशोधन हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। धन्यवाद।